गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे स्कोप एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है और वेरियस टर्मिनोलॉजी का डिफिनीशन पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में समझते हैं कि एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी को रचना विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। इसमें हम पढ़ते हैं कि बॉडी की स्ट्रक्चर बनावट का। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि बॉडी की स्ट्रक्चर और बनावट के बारे में स्टडी करते हैं। बॉडी के पार्ट्स कैसे दिखते हैं और कैसे अरेंज्ड हैं, किस पोजीशन पे हैं, कैसे अरेंज्ड हैं, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। बॉडी के स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स को हम काट के देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। कैसा उसका लुक है, क्या अपीयरेंस है, कितना कैसा शेप है, साइज है, कितना वेट है, कितना बड़ा है। ठीक है, उसके बारे में हम सब कुछ एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनाटॉमी क्या होता है। टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, एक है ग्रॉस एनाटॉमी, मतलब इसमें हम वो पार्ट पढ़ते हैं जो में आंख से साफ साफ दिखता है, मतलब नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया। ये सारे जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर हम नेकेड आई से देख सकते हैं, इसलिए हम इसको ग्रॉस एनाटॉमी के पार्ट्स में रखते हैं। और है दूसरा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब, इसमें माइक्रोस्कोपिक टर्म आ गया है, जिसका मतलब कि माइक्रोस्कोप से जो पार्ट्स हम देख पाए, जैसे जो सेल्स लेवल पे अगर हमें स्टडी करना होगा, टिश्यू लेवल पे स्टडी करना होगा, तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के पार्ट्स में इसको रखते हैं। फिर है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या है, इस नाम से पता चल रहा है कुछ डेवलप हो रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बॉडी का डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे होता है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी एम्ब्रियो या जो हमारे बच्चे हैं, जो उनका डेवलपमेंट होता है, वो कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें हम एम्ब्रियो से लेके एडल्ट तक कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा सेल कैसे बढ़ रहा है, कौन सा ऑर्गन कैसे डेवलप हो रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये है एनाटॉमी। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्रिया विज्ञान, इसको हिंदी में बोलते हैं, कि इसमें हमारी बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है। बॉडी का फंक्शन का स्टडी करते हैं इसमें हम। सॉरी, फिजियोलॉजी, बॉडी के फंक्शन का स्टडी। ठीक है, कि बॉडी हमारा काम कैसे करता है, उसी के बारे में पढ़ना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। बॉडी के पार्ट कैसे काम करते हैं, ये सारे कहाँ पे हैं, कैसे दिखते हैं, इनका लुक कैसा है, शेप कैसा है, ये सब एनाटॉमी में पढ़ते हैं। लेकिन जब फिजियोलॉजी की बात आती है तो इसमें हमारी बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स, लंग्स, सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है काम करने का, ठीक है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हार्ट का ब्लड का पंप करना, कि हार्ट ब्लड को पंप कैसे कर रहा है। किडनी का यूरिन बनाना, यूरिन किडनी में कैसे बन रही है। उसके बाद लंग्स का ऑक्सीजन लेना, कि लंग्स हमारे जो है वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर कैसे ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकाल रहा है। इस बारे में जो हम पढ़ते हैं वो फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर स्कोप, इम्पोर्टेंस, मतलब हम अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसका हमारे किस किस फील्ड में हमें जाने का मौका मिलता है इसके बाद। ठीक है, हम हायर लेवल पे और क्या कर सकते हैं उसके बाद। जनरली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूज बहुत जगह होता है। पहला देखते हैं कौन सा है, मेडिकल फील्ड में। ठीक है, मेडिकल फील्ड में अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं
तो अब डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट के लिए बेसिक सब्जेक्ट ये सब होती हैं और आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं डिजीज़ के बारे में। और क्योंकि हम जब नॉर्मल बॉडी के फंक्शन को पढ़ देते हैं, उसके बाद अगर कुछ भी वैल्यू ऊपर-नीचे शेप, साइज़ में डिफरेंस आएगा, तो हमें उससे पता चलेगा कि हमारे इस बॉडी के इस पार्ट में ये दिक्कतें आई हैं, ठीक है? अब क्यों आई है, उसको फिर हम पता करेंगे। पहला तो हो गया मेडिकल फील्ड में, दूसरा हो गया फार्मेसी में, तीसरा हो गया डायग्नोसिस में, फिर फिटनेस और हेल्थ के लिए, ठीक है? फार्मेसी में कैसे हेल्प करेगा कि हमारे ड्रग्स का इफ़ेक्ट जो पढ़ते हैं ना फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोलॉजी में, तो उसमें वही हम पढ़ते हैं कि ड्रग्स का एक इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे कैसे हो रहा है, कैसे हमारी बॉडी को ये दवा इफ़ेक्ट कर रही हैं। फिर देखते हैं हमारी दवा क्या दवा बॉडी हमारी दवा के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है? वो हम इसमें देखते हैं। किस ऑर्गन पे मेडिसिन काम करेगी, किस ऑर्गन पे मेडिसिन ये काम नहीं करेगी, ये सारा स्टडी हम फार्मेसी के स्कोप में करते हैं, ठीक है? फिर है डायग्नोसिस जो हम बताएँ तीसरा पॉइंट कि डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करेगा, वही लैब टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, चाहे लीवर फंक्शन टेस्ट कराएँ, चाहे किडनी फंक्शन टेस्ट कराएँ, तब उसमें जो नॉर्मल वैल्यू हमें पता चला था जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, अगर उससे वैल्यू ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। जो उन एक नॉर्मल वैल्यू में अपना वो एंजाइम और सारे जो केमिकल्स सीक्रेट कर रहे थे, उनका लेवल बढ़ा हुआ है या कम हुआ है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है? फिर फिटनेस एंड हेल्थ है, फोर्थ पॉइंट जो है फिटनेस एंड हेल्थ। इस इसमें हम देखते हैं कि एक्सरसाइज का बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे सेल्स कैसे अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं, सेल्स पे क्या बदलाव आता है, उसको हम देख सकते हैं। फिर है डाइट प्लानिंग में, ठीक है? अगर हमें कोई बीमारी है या कोई और दिक्कत है, तो उस हिसाब से हम डाइट प्लान करते हैं ताकि और स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करके डाइट प्लान करते हैं। मान लीजिए अगर कोई किडनी में दिक्कत है, तो किडनी के लिए क्या-क्या डाइट सही रहेंगे, क्या-क्या डाइट हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स, ठीक है? जैसे मान लो एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमिकल पोजीशन। बॉडी को सीधा खड़ा करेंगे, फिर सामने फेस रखेंगे, फॉरवर्ड फेस, हेड साइड में बॉडी का सीधा खड़ा, फिर फेस फॉरवर्ड अपने हम खड़े हैं, सामने वाले को जो खड़ा करेंगे तो फेस सामने रहेगा हमारे, फिर हैंड साइड में रहेगा, पॉल्म फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है? ये रेफरेंस पोजीशन होती है। फिर हम डायरेक्शनल टर्म पढ़ते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शनल टर्म है, डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे सुपीरियर मतलब होता है अपर, सुपीरियर मतलब होता है अपर, अपर हैंड साइड मतलब जो हाथ का ऊपर वाला भाग होता है उसे सुपीरियर हम बोलते हैं, ठीक है? या अपर हैंड। फिर इन्फीरियर, इन्फीरियर जो होता है लोअर पार्ट, ठीक है? लोअर पार्ट जैसे हो गया नीचे का पार्ट, हमारा जो नीचे का पैर है, फीट है, उसे हम इन्फीरियर बोलेंगे। फिर होता है पार्ट एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब हो गया फ्रंट पे, जैसे हमारा बॉडी है, हमारा जो पेट-वोट हो गया, चेस्ट हो गया, ये सब एंटीरियर पार्ट है, ठीक है? इसे हम फ्रंट या हिंदी में आगे के बोलेंगे। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो बैक साइड होता है, हमारा पीठ होता है, जैसे पीछे के जो पार्ट है बैक साइड उसे हम पोस्टीरियर बोलते हैं। फिर मीडियल, मीडियल मतलब बॉडी का सेंटर की तरफ, जो हमारा नाभि है, नाभि के पास को हम सेंटर बोलते हैं, उसे मीडियम लाइन बोलते हैं। फिर लेटरल पोजीशन, लेटरल मतलब हमारे जो साइड का पार्ट्स है, ठीक है? साइड्स हैं, पार्ट्स हैं, उसे हम साइड का लेटरल साइड की तरफ बोलते हैं। ये सब कहाँ हेल्प करते हैं? ये पोजीशन अगर हमें टर्म पता रहेगा तो हम जब किसी का अल्ट्रासाउंड देखते हैं, एक्स-रे देखते हैं या एक्स-रे करवाने के लिए बोलेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा कि हमें उसमें उसको बताना पड़ेगा कि कौन से व्यू का हमें फ़ोटो देखना है, ठीक है? अब मान लीजिए किसी के चेस्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम उसे बोलेंगे कि हमें पोस्टीरियर फ्रंट का चाहिए और साइड वाला लेटरल वाला चाहिए है, लेटरल व्यू और पोस्टीरियर व्यू, मतलब ठीक है?
क्योंकि हमें दोनों साइड से देखना पड़ेगा, हमें फ्रंट से भी देखना पड़ेगा और साइड से भी देखना पड़ेगा कि कुछ दिक्कतें आ रही कि नहीं। तो ये टर्म्स तभी हेल्प करेंगे जब हम डायग्नोसिस के लिए एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या कुछ और कराएँगे तो उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है? व्यू देखने के लिए। फिर प्लेन्स कि बॉडी के डिवाइड्स करने के तरीके के हिसाब से हम बॉडी को ढेर सारे टर्मिनोलॉजी में डिवाइड करते हैं। जैसे सैजिटल प्लेन SAGITALN सैजिटल प्लेन लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स को हम सैजिटल प्लेन बोलते हैं। फिर फ्रंट एंड बैक पार्ट्स को कोरोनल प्लेन बोलते हैं। फ्रंट एंड बैक साइड को कोरोन पार्ट्स को कोरोनल प्लेन बोलते हैं। फिर अपर एंड लोअर पार्ट्स को ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं, ठीक है? अपर एंड लोअर पार्ट्स को ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। फिर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं बॉडी के। बॉडी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती है, ठीक है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे बॉडी का, फिर टिश्यू है जो स्मॉल सेल से मिलके बना होता है, जिसे हम सेम सेल का ग्रुप बोल सकते हैं। फिर ऑर्गन डिफरेंट टिश्यू का बना होता है, ठीक है? जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया। फिर सिस्टम बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन मिलजुल के एक ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, तो सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। फिर सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाती है जिसे हम कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं, एनिमल्स बोल सकते हैं, प्लांट्स बोल सकते हैं। जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तब उसका टर्म वहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ह्यूमन कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बोलेंगे, ठीक है? फिर सेल होता क्या है? बॉडी की स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट को हम सेल बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल पे आरबीसी आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, ठीक है? फिर टिश्यू टिश्यू क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेम टाइप सेल का ग्रुप होता है। मतलब एक ही सेम टाइप के ग्रुप हो सेल होंगे, वो मिल के एक टिश्यू बनाते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ये डिफरेंट टाइप के सेल मिल के एक ग्रुप में एक टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है? फिर आर्गन क्या होता है? डिफरेंट टाइप टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं। जब टिश्यू बनेगा तो ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल मिलके सिमिलर सेल मिलके एक टिश्यू बनाएंगे, ठीक है? लेकिन जब ऑर्गन बनता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल हार्ट और लीवर। अब ये नहीं कि हार्ट और लीवर जो बना है तो सेम टिश्यू का सेम सेल का बना होगा, नहीं। इसमें डिफरेंट टिश्यू मिल के ही बनाते हैं एक ऑर्गन। फिर है ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम का ऑर्गन का ग्रुप जो एक फंक्शन करता है, मतलब जब ऑर्गन्स के ढेर सारे पार्ट्स मिलके टिश्यू के ढेर सारे पार्ट्स मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे, फिर ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का निर्माण करता है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, तो उसमें ढेर सारे वेसल्स, आर्टरी, ठीक है? फिर हार्ट, उसके बाद फिर वेन्यूल्स, वेन्स, इस कैपिलरी, ये सब मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल हो गया ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सब एक तरह का टर्म है। उसके बाद हम पढ़ते हैं होम्योस्टैसिस क्या होता है। बॉडी का इंटरनल बैलेंस मेंटेन करना ही होम्योस्टैटिस होता है, ठीक है? एग्जाम्पल टेम्परेचर कंट्रोल करना। उसके बाद मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बॉडी में होने वाली इस केमिकल रिएक्शन को ही मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हमारे बॉडी में जितना भी रिएक्शन चलता है, खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद बाहर स्क्रीज आउट हो रहा है, सब सारे प्रोसेस मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आते हैं, ठीक है? इसमें 2 टाइप का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म, इसमें एनाबॉलिज्म का मतलब है कि वो बिल्डअप, मतलब कुछ हम केमिकल्स टूटे टूटे फॉर्म में खा, जैसे मान लीजिए हम अगर एमिनो एसिड खा रहे हैं, तो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में जाके वो प्रोटीन का निर्माण करेंगे। क्योंकि हमारा जो प्रोटीन बनता है वो एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है? फिर हम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मोनोसाइक्राइड खा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज खा रहे हैं, तो ढेर सारा ग्लूकोज खाएंगे तो जाके बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज होता है, ठीक है? फिर है कैटाबोलिज्म।
कैटाबॉलिज्म में जैसे हम बड़े पार्ट्स खा रहे, जैसे मान लीजिए हम प्रोटीन खाएँगे तो हमारी बॉडी उसको ढेर सारे थोड़े-छोटे पार्ट में अमीनो एसिड में तोड़ तोड़ देगी, ठीक है? फिर अमीनो एसिड एब्ज़ॉर्ब होंगे, फिर बॉडी में जाके वो कन्वर्ट होते हैं, फिर एनाबॉलिज़्म के पार्ट में आ जाते हैं। क्वालिटेटिव एनाबॉलिज़्म का मतलब होता है कि बिल्डअप और कैटाबॉलिज़्म का तो होता है ब्रेकडाउन, ठीक है? हम पॉलीसैकेराइड खा लिए, तो बॉडी उसे ब्रेक करके मोनोसैकेराइड बनाएगी, फिर उसे एब्ज़ॉर्ब करेगी, फिर उसे कन्वर्ट करेगी पॉलीसैकेराइड में, ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है? हमारी जो सेल्स मेम्ब्रेन है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, तो बॉडी उसे ब्रेक करती है स्मॉल पार्ट में, उसके बाद उसे एब्ज़ॉर्ब करती है, फिर उसे देन कन्वर्ट कर देती है लार्जेस्ट पार्ट में। तो हम लोग एक क्विक रिवीजन देखते हैं। एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ बॉडी और सेल, फिर सेल से टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बॉडी बनता है, ठीक है? हेमियोस्टेटिक्स का काम क्या है कि बैलेंस करना, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करना, ठीक है? कोऑर्डिनेशन बैलेंस करना, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चले उसको बैलेंस करना। फिर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं, उसके बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ठीक है, आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। धन्यवाद।